हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे कि ईपीएफ, पीपीएफ और बीपीएफ क्या है, जो कि प्रोविडेंट फंड का डिफरेंट टाइप्स है। और उसको कौन कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन किस में इन्वेस्ट कर सकता है, किसका क्या एलिजिबिलिटी है, और कितना अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकता है और करना करना भी चाहिए, वो सब डिटेल में हम जानेंगे। और कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किसके क्या मैच्योरिटी है, विड्रॉल प्रोसेस क्या है, और क्या एडवांटेजेस है, उसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक ही वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि ईपीएफ, पीपीएफ और बीपीएफ क्या है। क्योंकि आपको अगर ये नॉलेज पूरा कंप्लीट मिलेगा तो आप एक सही डिसीजन भी ले पाएंगे फ्रेंड्स। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि ईपीएफ, पीपीएफ और बीपीएफ को रिसर्च करके एक एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। डिटेल कंपैरिजन भी आप देख पा रहे हैं। तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। और उसके साथ साथ में मैं आपको कैलकुलेटर भी करके दिखाऊंगा कि कितना इन्वेस्ट करने से आप कितना अमाउंट, आप मैच्योरिटी कितना हो। क्योंकि लोग खाली बोल देते हैं कि ईपीएफ ये इतना हुआ, ईपीएफ इतना हुआ, लेकिन एग्जैक्ट कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने से कितना पैसा आपको एक्चुअल में मिलेगा, जैसे कितना इन्वेस्ट अक्यूमुलेट कितना होगा, कितना मनी होगा, वो भी जानना आपको जरूरी है friends। तो वो भी आपको पीपीएफ में कितना मनी होगा, ईपीएफ में कितना होगा, बीपीएफ में कितना होगा, कितना मनी जमा करने से कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में आपको, कितना साल में, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। और क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस भी है फ्रेंड्स। हर चीज का एक पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड भी है। तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के बारे में भी समझेंगे। और टोटल एक बेसिक आइडिया आपको अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से है ईपीएफ। और ईपीएफ जो है, आपको अगर पता हो तो उसमें जो कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तब जाके आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप ईपीएफ या बीपीएफ दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ईपीएफ, पीपीएफ, बीपीएफ तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ईपीएफ पहले था, जो कि एम्प्लॉयज के लिए था, जो कि डायरेक्ट आपको वो पैसा जो है आपको अकाउंट में जमा नहीं होता है। आप जब काम करते हैं मंथली सैलरी में, ईपीएफ आपका अकाउंट में सैलरी में जमा नहीं आता है। वो आपको फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट रखता है, ताकि आप कुछ रिटायरमेंट हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई गोल हो, उसको अचीव करने के लिए ईपीएफ है। और सेम क्योंकि लोग हर आदमी जॉब नहीं कर रहा है। का, काफी सारा इंडिया का काफी परसेंटेज ऑफ लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से पीपीएफ बनाया हुआ है, जिसको कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। जो कि आप पीपीएफ में भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का है और सिक्योर है। ये ईपीएफ, पीपीएफ, बीपीएफ का मैं बोला चाहता हूँ कि ये 100% सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क उसका एक ही रिस्क है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका कोई खास कंट्रोल नहीं है। इंटरेस्ट रेट कभी भी चेंज हो सकता है, हर 3 महीने में क्वार्टरली उसको रिव्यू किया जाता है। तो बढ़ाया भी जा सकता है, कमाया भी जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन सिक्योर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो और जानेंगे। तो कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो अगर एक कंपनी जिसमें कि 20 एम्प्लॉई है से ज्यादा है, और सैलरी जिसका आपके अगर 15,000 से कम है, तो उसको कंपलसरी ईपीएफ है। 15,000 से ज्यादा होने से भी ईपीएफ सबका कराते हैं। तो लोग नहीं चाहने से नहीं कर सकते। अगर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि हमको 15 सैलरी ज्यादा है 15,000 से, तो वो अगर चाहेगा कि उसको ईपीएफ नहीं करना है, तो वो ईपीएफ नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ईपीएफ करना चाहते हैं तो उसको उसको जो रेगुलेट करता है वो है ईपीएफओ। ईपीएफओ का वेबसाइट है। ईपीएफओ वेबसाइट अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ईपीएफओ वेबसाइट में भी जाके आप अपना जो पीएफ का, ईपीएफ में कितना मनी जमा हो रहा है,
वो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, कितना आपका पेंशन फंड एक होता है और दो टाइप का फंड होता है, दोनों में कितना मनी जमा हो रहा है वो क्लियरली उसमें विजिबल रहता है, जैसे पासबुक टाइप का रहता है। तो वो मैं अभी दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो पर्सनल होता है। तो उसमें आप आपका पर्सनल जो कितना अमाउंट है वो आप खुद जाके ईपीएफ को लॉगिन करके, आप एक लॉगिन करना पड़ेगा। ईपीएफ को लॉगिन आईडी देके लॉगिन करके, आपका जीमेल आईडी देके लॉगिन करके उसको जाके आप रेगुलर देख सकते हैं। और एक चीज है कि आप ईपीएफ में क्वार्टरली आप एक एसएमएस अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ईपीएफ में एसएमएस अलर्ट क्रिएट करेंगे तो आप क्वार्टरली कितना पैसा टोटल टोटल पैसा कितना हुआ और लास्ट कितना जमा हो रहा है सब कुछ दिखाएगा, और एक अलर्ट मिलेगा आपको। एक हर 3 महीने में आपके पास एक एसएमएस आता रहेगा कि आपके पास टोटल कितना मनी हो रहा है। सेम पीपीएफ जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसको कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। और बैंक गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक कोई भी बैंक में आप पीपीएफ खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। और बीपीएफ जो है वो एडिशनल, फ्रेंड्स, अगर आप क्योंकि ईपीएफ में आपका एक लिमिट है, आपका 12% ऑफ सैलरी जो है वही ईपीएफ में जमा होता है। आप ईपीएफ को बढ़ा नहीं सकते फ्रेंड्स। ईपीएफ में आप अगर 12% देंगे, कंपनी कभी कभी 12% देता है, कभी कभी कम दे देता है। तो टोटल आपके पास अप्रोक्स 20 से 24% जमा होता है सैलरी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा मनी जमा करेंगे प्रोविडेंट फंड में, जो कि पीएफ प्रोविडेंट फंड में अगर आप ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप वीपीएफ भी जमा कर सकते हैं, जो कि उसका कोई लिमिट खास लिमिट नहीं है। आपका जितना सैलरी है अप्रोक्स आप नॉर्मली लोग 50 से 60% भी जब कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा जो खर्चा रेगुलर खर्चा है उससे ज्यादा पैसा है तो आप ईपीएफ छोड़ के एडिशनली भी पीपीएफ पे जमा कर सकते हैं। और दोनों ही सिक्योर है, क्योंकि ये सिक्योर है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको रिटायरमेंट के लिए, तो आप दो ईपीएफ में 12% की ज्यादा और 20% 30% एडिशनली आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। और आप आप भी अगर एम्प्लॉय भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं तो भी आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट आप एक आदमी का एक ईपीएफ एक पीपीएफ और एक ही पीपीएफ अकाउंट होता है फ्रेंड्स। एक आदमी का एक पीपीएफ अकाउंट रहेगा। तो पीपीएफ अकाउंट में एक वेरिएबिलिटी है कि आप अपने मर्जी से पैसा रख सकते हैं एक लिमिट तक, जो कि 500 रुपीज मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मिनिमम 500 रुपये से आप हर साल आपको 500 रुपये देना ही पड़ेगा। तो हर साल आपको 500 रुपये में चालू कर सकते हैं और आप चाहें तो 1.5 लाख तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पर पर्सन। तो अगर आपके पास 3 लाख है, आप एक बिजनेसमैन है, अगर आपको चाहते हैं कि 3 लाख इन्वेस्ट करें तो कैसे करें? तो आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी एक अकाउंट करना है। दोनों के नाम पे आप 1.5 लाख करके 3 लाख रख सकते हैं। ये है पीपीएफ का फायदा। इसमें आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। लेकिन एक चीज है कि ईपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ से 1% के अप्रोक्स ज्यादा रहता है। तो अप्रोक्स 1% ईपीएफ को ज्यादा मिलता है क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट वो लोग एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉय के प्रॉफिट प्रॉफिट मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो सिर्फ आपके पास पीपीएफ का ऑप्शन है गवर्नमेंट के लिए। और भी बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड के बात में कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जाएंगे कि मैच्योरिटी कब होता है। मैच्योरिटी नॉर्मली ईपीएफ और वीपीएफ दोनों ही रिटायरमेंट तक रहता है। आपका जो रिटायरमेंट है, जॉब कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉई है, मतलब आप का रिटायरमेंट अप्रोक्स 60 ईयर्स रहता है अप्रोक्स। अभी कुछ कंपनी में चेंज भी हो सकता है। तो अप टू 60 ईयर्स आपका सैलरी से 12% कटता रहेगा और कंपनी भी 10-12% देता रहेगा। और कभी कभी कुछ कंपनी में ऐसा भी लिमिट है कि 12% नहीं देंगे, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट 1800 के आसपास देते हैं, तो थोड़ा वेरी करता है। लेकिन मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी वेरी नहीं करता है। मैच्योरिटी आपका जो जॉब खत्म हो जाए, अगर आप रिटायर्ड हो रहे हैं या आप जॉब छोड़ रहे हैं, तो आपका ईपीएफ हो, ईपीएफ का जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट आप क्लोज करके आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जॉब जो चेंज करते हैं तो ईपीएफ का अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं और दूसरा कंपनी में जाकर दूसरी बार फिर से ईपीएफ अकाउंट खोलते हैं, जो कि कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है कि
दूसरा जो कंपनी का ईपीएफ अकाउंट नंबर है वो आपको देना है नेक्स्ट कंपनी में। तो आपका जो मनी 5 लाख ईपीएफ अकाउंट में जमा है, तो नेक्स्ट आपका सैलरी जो है नेक्स्ट कंपनी में, तो नेक्स्ट उसमें से ऐड करता रहेगा फ्रेंड्स। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि कोई पैसा ले लेगा, कंपनी के पास पैसा रहता नहीं। आपका जो ईपीएफ पैसा जमा हो रहा है वो कंपनी के पास नहीं रह रहा है, वो ईपीएफओ के पास रह रहा है। तो आपको दूसरा कंपनी में आपको अकाउंट सिर्फ चेंज, उस दूसरे कंपनी, एक कंपनी से दूसरा कंपनी में अकाउंट चेंज, अकाउंट तो रहेगा और सेम अकाउंट में आपका पैसा जमा होता रहेगा। तो आपको ईपीएफ को पैसा उठाना नहीं है फ्रेंड्स। ईपीएफ का पैसा को आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, तो कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, और कितना बेनिफिट देगा वो मैं कैलकुलेटर्स में दिखाऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज तो पीपीएफ और बीपीएफ के बारे में क्या है। बीपीएफ आप एडिशनली जितना पैसा रखेंगे, जैसे आपने आपका अगर महीने का 4,000 कट रहा है ईपीएफ से, आप अगर 2,000 3,000 और ऐड करें तो 7,000 हो जाएगा, और इस हिसाब से आपके पास ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप एक्चुअली करना भी चाहिए, अगर ईपीएफ में आपका महीने का 4,000 कट रहा है, तो एडिशनली आपके पास 3-4 हजार 5,000 सेम और 4,000 आप बीपीएफ से भी कटवा सकते हैं, जो कि आपको बूस्ट होगा, आपका रिटायरमेंट को आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा। सेम पीपीएफ में आप अप टू 1.5 लाख तक कीजिए इन्वेस्ट महीने साल का। अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो 3 लाख तक इन्वेस्ट कीजिए, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए तो उसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा रिटर्न। और पार्शियल विड्रॉल के बाद ईपीएफ सब में ही 5 साल के बाद विड्रॉल बेनिफिट है। पीपीएफ थोड़ा सा इन्वेस्ट विड्रॉल करना आसान रहता है, और ईपीएफ थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल। और डेट लाइबिलिटी, तीनों में कोई डेट लाइबिलिटी नहीं। मतलब आप अगर कोई लोन ले रहे हैं, जैसे आपने कोई कार लोन लिया है, और कार लोन आपने क्या किया, आपने महीने का जो ईएमआई है वो नहीं दे पा रहे। आपने शायद आप एक बिजनेसमैन है, आपने एक कार लिया, आपने 4 महीने का ईएमआई दिया, नेक्स्ट आपने ईएमआई देना बंद कर दिया, तो आपका पीपीएफ अकाउंट से बैंक पैसा नहीं ले सकता। तो कोई डेट लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका जो प्रॉफिट, आप कितना भी लोन ले, इसमें डेट लाइबिलिटी कुछ नहीं रहेगा, इसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकता कोई भी बैंक। सेम ईपीएफ में है और बीपीएफ में। आप लोन लेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट से पैसा है उसमें से आपको सीज करके बैंक ले सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी ले सकता है, आपका हाउस ले सकता है, गोल्ड ले सकता है, लेकिन आपका ईपीएफ, कोई भी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, आपका पैसा बैंक नहीं ले सकता, कितना भी लोन करे, जो कि आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब ये है कि आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट टैक्स फ्री, आपको उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना है। आपका इंटरेस्ट रेट हो रहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कोई टैक्स नहीं, जैसे एफडी में टैक्स लगता है, इसमें कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट जो कंपाउंड हुआ उसमें जो इंटरेस्ट हुआ उसमें कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पूरा कंप्लीट मनी को आप अगर विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने का टाइम में भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो मनी आपको दिखा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, सेम मनी आपको विड्रॉ करना है, जो कि दूसरी जगह पे एफडीज में नहीं है, म्यूचुअल फंड में नहीं है, और कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट सेम अमाउंट ऑफ मनी आपको विड्रॉ करना है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ये सबसे बड़ा चीज है। आप ना ही आपको इंटरेस्ट में टैक्स देना है, ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में टैक्स देना है, ना ही आपको मैच्योरिटी में टैक्स देना है। तो कंप्लीट टैक्स फ्री है। तो जितना मनी है आपको क्लियरली विजिबल है, क्लैरिटी है, और पैसा आपका मार्केट जैसा अप डाउन कम नहीं होने वाला। आपका जो पैसा जितना दिखा रहा है उससे कम नहीं होगा, उससे धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग होता रहेगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो पैसा ऊ- ऊपर जाता रहेगा एक स्लो वेव की तरह, और कोई भी टैक्स इसमें से कटने वाला नहीं है, टोटल अमाउंट आपको ही मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। एक ईपीएफ के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज जानते हैं। ईपीएफ रिटायरमेंट सेविंग के लिए है, और इंडियन एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट। बीपीएफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ हेल्प बूस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस। आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, आप अगर बीपीएफ में भी पैसा ऐड करता चालू करने। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो बीपीएफ में भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना चालू कीजिए। तो टैक्स बेनिफिट्स तीनों में है, सिक्योर है क्योंकि गवर्नमेंट
को रेगुलेट करता है। और एक चीज जानना जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ईपीएफ, पीपीएफ, बीपीएफ मे बी सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम, so it is essential to check the latest information from official sources or financial experts। तो आपको ये सोच के बैठ जाना नहीं कि ईपीएफ, बीपीएफ, पीपीएफ में क्या हो रहा है वो सेम रहने वाला है 4 साल 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद, 3 साल के बाद क्या चेंजेस हो रहा है, गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन ला रहा है, उसको भी आपको थोड़ा वॉच रखना। तो ये चेंजेस सब होता रहता है फ्रेंड्स, लेकिन इंटरेस्ट रेट में डिफरेंट रेगुलेशन चेंज होता है। आप थोड़ा सा वॉच रखिए, हर 2-3 साल में एक बार देखिए कि क्या रेगुलेशन में चेंज हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि आप चेंजेस के हिसाब से आप खुद को प्लान भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक बेसिक पीपीएफ कैलकुलेटर, जैसे मैं बताया था कि आपको कितना इन्वेस्ट करने से कितना मनी मिलने वाला है। अगर आप 1.5 लाख 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंड, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो 22 लाख है वो अप्रोक्स 40 लाख होने वाला है। 40 लाख जो अमाउंट है बहुत अच्छा अमाउंट है, जिसके भी आप घर भी छोटा सा 2 BHK, अगर छोटा सिटी है तो 2 BHK 3 BHK घर भी आप खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। तो 1.5 लाख इन्वेस्ट हर साल करने से 15 साल में भी आप एक घर खरीद सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। पीपीएफ में और ईपीएफ में, सॉरी ईपीएफ में स्लाइड देखने वाला था, तो स्लाइड्स में मैं इसमें पीपीएफ का दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास सैलरी है 50,000 रुपया और 30 ईयर्स आपका उम्र है, 12% आपका कट रहा है, और अभी इंटरेस्ट रेट 8 अगर 8% का आपको पास इंक्रीज हो रहा है सैलरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1%, अभी ईपीएफ में 8.1 चल रहा है, तो आप टोटल 60 ईयर जब रिटायर होंगे, अगर आपका ये आपको सब कुछ ठीक ठाक रहा है, तो आपको 3 करोड़ 78 लाख मिलने वाला है। तो सिर्फ ईपीएफ में ही आप इतना अच्छा अमाउंट जनरेट करते हैं। हाँ, अगर आपका इंक्रीमेंट और बढ़ेगा तो आप ये और बढ़ने वाला है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कम हो जाएगा तो थोड़ा कमने वाला है, लेकिन आपको 3 करोड़ तो आपको मिलेगा ही। तो अगर आप 30 ईयर्स में जॉब कर रहे हैं, 50,000 के बेसिस सैलरी है, अगर आप 60 ईयर्स जॉब करने वाले हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ईपीएफ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये ग्रो इनकम जाके कैलकुलेटर देखना है, ईपीएफ कैलकुलेटर सेम पीपीएफ कैलकुलेटर। तो इसमें आप सिर्फ क्या करना है, ईपीएफ जैसे है 50,000 की जगह अगर आपका सैलरी है 85,000, अगर आपका सैलरी 85,000, आपका उम्र है 30 ईयर्स, तो आपको मिलने वाला है 4 करोड़ 42 लाख। अगर आपका उम्र है, अब आपका जितना उम्र है आप उतना कर दीजिए, सिंपल, आपको सैलरी जितना है उतना कर दीजिए, आपका एज जितना है उतना कर दीजिए, आपका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आपको, अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 7%, आप सिंपल जैसे 85 कर दिया, उम्र कर दिया, आपका कंट्रीब्यूशन 12% फिक्स रहता है, तो आपको कितना जनरेट होगा ना, 1 करोड़ होगा, क्योंकि आपने उम्र को 40 कर दिया। अब अगर आपका एज को 35 है, तो वही देखिए सर, सिर्फ 5 साल कम होने से आपका जो वेल्थ है वो अप्रोक्स 2 गुना हो गया फ्रेंड्स। तो जल्दी इन्वेस्ट करना, जल्दी जॉब करना, और ईपीएफ का पैसा को नहीं उठाने से आप करोड़पति बनने वाले हैं फ्रेंड्स। सेम पीपीएफ में भी अगर आप 1.5 लाख, आपका उम्र 30 ईयर से, तो टाइम पीरियड अगर 30 साल, मगर मतलब क्या है, अगर आपका उम्र है 30 ईयर्स और 60 ईयर्स तक आप कंटिन्यू पीपीएफ में इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो मेच्योरिटी वैल्यू आपका इसमें 1.5 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली कम रहता है। तो इसमें भी आप अप्रोक्स 1.5 करोड़ जनरेट कर सकते हैं। तो आप ईपीएफ में भी कुछ पैसा रखें, कुछ पीपीएफ में रखें, तो यहाँ से 1.5 लाख रख रहे हैं और यहाँ पे सैलरी से अपने आप कट रहा है, तो टोटल यहाँ पे 3 करोड़, और यहाँ पे भी आपको 1 करोड़, 3-4 करोड़ अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, अगर आप कंटिन्यू उसमें जॉब करते रहेंगे, जॉब करेंगे और पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, तो एडिशनली 1 करोड़ आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप जॉब कर रहे हैं तो पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन पीपीएफ में आपको थोड़ा सा फ्रीडम है, पीपीएफ आपके हाथ में कंप्लीटली है, आप उसको रिडीम करना थोड़ा सा इजी है ईपीएफ और पीपीएफ कंपेरिजन। तो ये है बेसिक कंपैरिजन, ये है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप देखिए, लिंक ग्रो इन जाने से आप कैलकुलेटर लिखने से पीपीएफ कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स।
और आपका जो आपका टोटल एज है, सैलरी है, आप इसमें अच्छे से लिखना है तो आपको टोटल अमाउंट क्लियरली एक मिनट में दिख जाएगा। ये अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है ये वेरी करेगा हिसाब से आपका जो एनुअल इंक्रीजमेंट। आप भले ही आपके सैलरी सही देंगे, एज सही देंगे, ये देंगे, लेकिन आप जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो उसके हिसाब से आपका ईपीएफ वेरी कर सकते हैं। तो आपको ये अप्रोक्स मिलेगा आइडियाज कितना होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स ईपीएफ बीपीएफ और बीपीएफ के बारे में एक बेसिक जानकारी जो कि शायद आपको बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अपने दोस्तों को में, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में ये वीडियोस को शेयर करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। अपना फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सअप और भी कोई सोशल मीडिया उसमें शेयर कीजिए। लोगों को अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मौका दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपका मनी मैनेजमेंट परफेक्ट अच्छा हो, आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, अपना फ्यूचर को, अपना प्रेजेंट को एंजॉय करने के साथ साथ में अपना फ्यूचर को सिक्योर करें। अपना फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, ये कंप्लीट अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपका भी वेल्थ का नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। Thank you for watching till end. Learn and practice to gain the knowledge. Apply the knowledge in the right time. Then the knowledge brings wisdom.